करेंगे आज फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर केमिस्ट्री 2016 का पेपर जो हिमाचल प्रदेश में आया था, उसके कुछ क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन मिक्स्ड कंसेप्ट से है, मिक्स्ड ब्रांचेस से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा कंपाउंड में निकल अपना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। इसमें देखिए ये K4 है और CN6 है, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 2 और +2 चार्ज है फॉर 2 निकल एटम्स। तो पर निकल एटम हमारे पास +1 चार्ज हो जाएगा। तो ये हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड ये न्यूट्रल होता है, तो ये 4 चार्ज -2, 4 मेटल्स के ऊपर -2 चार्ज है, तो पर निकल एटम कितना चार्ज होगा, इट विल बी -1 बाय दैट इज -2/4 या -1/2। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो इस कॉम्प्लेक्स में फिर से ये न्यूट्रल है, विल नॉट कंट्रीब्यूट, तो यहाँ पे पर निकल एटम हमारा हो जाएगा -1 चार्ज। और इस केस में 2 और 6, तो इन दोनों का डिफरेंस आपने ले लेना है, तो इसके ऊपर है +4 चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है नॉट करेक्ट ऑप्शन। तो नॉट करेक्ट में सबसे पहले ऑप्शन है कि जो CFT है वो मेटल आयंस और लाइगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलती है, पॉइंट चार्जेस। बिल्कुल सही बात है, हमने नॉट करेक्ट देखना है। सेकंड ऑप्शन में पूछा है कि मेटल लाइगेंड इंटरेक्शन को हम ओवरलैप से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, सही बात है, जो हम VBT में करते आ रहे हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा है कि CFT और MOT दोनों एक्सप्लिसिट एंड रिगरस यूज ऑफ सिमेट्री प्रॉपर्टीज यूज़ करती हैं। CFT एक सिंपल एंड ईजी वे ऑफ ट्रीटिंग न्यूमेरिकली मैनी एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इसको एक्सप्लेन करती है। हाँ, हम वहाँ पे इजीली कैलकुलेट करते हैं कि उसका जो CFSE है कितना है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। MOT इतना इजी वे में प्रोवाइड नहीं कराती, बिल्कुल सही बात है। लास्ट ऑप्शन है कि जो CFT है ये लेस एक्यूरेट बन जाती है जितना ज़्यादा लाइगेंड इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, और जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, दैट इज़ एज कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीजेस। तो कोवलेंट बॉन्डिंग की बात CFT में नहीं आती है। CFT एक्सप्लेन करती है स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड्स को, जबकि यही बात इसका वीकनेस थी। तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। 34th क्वेश्चन में पूछा है कि कॉपर और गोल्ड एलॉय बनाते हैं और उनके रेडियाई का डिफरेंस 12.5%, बहुत कम डिफरेंस है दोनों के रेडियाई में। तो ये कौन से टाइप का एलॉय ये बनाते हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड एलॉय नहीं बनता है, नया कंपाउंड तो नहीं बनता है इसमें। इंटरस्टिशियल एलॉय भी नहीं बनता है क्योंकि साइज ऑफ रेडियाई में डिफरेंस कम है। सब्सटीट्यूशन एलॉय इसमें बनता है, यूटैक्टिक एलॉय नहीं बनता है। नेक्स्ट है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है, और इसमें बोला है जो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक सिस्टम, तो प्रिमिटिव में कॉर्नर पर एटम्स होते हैं और Z की वैल्यू 1 होती है, बिल्कुल सही बात है। BCC में कॉर्नर पे होंगे, एक बॉडी सेंटर पे होगा, बिल्कुल सही बात है, और यहाँ Z की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है, बिल्कुल सही है। FCC में 6 फेसेस हैं और 8 कॉर्नर्स हैं, तो टोटल एटम Z की वैल्यू 4 होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो DCC या डायमंड लैटिस है उसके अंदर ये बोल रहा है कि 8 कॉर्नर है और 6 फेसेस हैं, तो टोटल Z की वैल्यू यहाँ 4 है। तो पहली बात तो DCC का जो टाइप होता है, एटम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें FCC प्लस हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड में। तो FCC का मतलब है कि कॉर्नर प्लस फेस प्लस हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल। तो कॉर्नर FCC का जो नंबर आता है दैट इज़ 4 और उसका हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड होता है डबल, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 8। तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। 36 क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले पूछा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 27 एलिमेंट्स का रिक्वायरमेंट रहता है, जिसमें से 15 एलिमेंट्स जो है वो 15 एलिमेंट्स प्रेजेंट होती है, और उन मेटल्स में जो मेजर मेटल्स हैं, मेजर मेटल्स बोला वैनेडियम, क्रोमियम, सार्टिन, निकल, एल्यूमिनियम, ये मेजर क्वांटिटी में चाहिए, ये अबंडेंट अबंडेंट अमाउंट में चाहिए, जबकि ये माइनर क्वांटिटी में चाहिए। देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो कैल्शियम हमारी बोन्स में प्रेजेंट है वो माइनर में तो नहीं चाहिए, तो ये उल्टा है, ये हमें मेजर में चाहिए जबकि ये हमें माइनर में चाहिए वाले मेटल्स। जबकि मैंगनीज, आयरन ये ठीक दे रखा है, तो यही ऑप्शन हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं।
जो सोडियम है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो ये नेट के पेपर में भी आया था पिछले साल। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था, 4 मार्क का एक क्वेश्चन था कि सोडियम कहाँ पर प्रेजेंट है और पोटेशियम कहाँ प्रेजेंट है। तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में होता है, सेल सेल के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर सोडियम प्रेजेंट होता है, बाहर होता है ये, और पोटेशियम सेल के अंदर होता है। दोनों का पेनिट्रेशन, दोनों हालांकि सेम ही फैमिली से है, बट दोनों का पेनिट्रेशन इफेक्ट डिफरेंट है थ्रू सेल मेम्ब्रेन। और ये नर्व सिग्नल्स ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको मेम्ब्रेन के इधर उधर ले जाने में भी हेल्प करते हैं। तो ये वाला जो है इसने बोला है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है, जबकि ये ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। और इनके बारे में, इनका फंक्शन के बारे में बात की है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। देन इसने बोला मैग्नीशियम जो है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है, ये सही बात है। मैग्नीशियम छोटा है, अंदर प्रेजेंट होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, देन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। और ये उन सारे एंजाइम्स को कोफैक्टर का काम करता है जो एटीपी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो यहाँ सही है, एनर्जी रिलीजिंग बायोकेमिकल प्रोसेसेस में जो फॉस्फेट ट्रांसफर एंजाइम्स होते हैं उनके एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी है। मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट मैकेनिज्म में चाहिए। कैल्शियम नॉर्मली लो कंसंट्रेशन पे होता है इंट्रा सेलुलर में, देन इन एक्स्ट्रा सेलुलर में कैल्शियम प्रेजेंट होगा, सही बात है। और जो कैल्शियम है वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस मेंटेन करने में हेल्प करता है, बोन्स और टीथ में प्रेजेंट होता है, सही ऑप्शन है। देन क्राउन ईथर्स का ऑप्शन बोला है, क्राउन 4, 5 एंड 6 ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होती हैं। 18 क्राउन जो क्राउन ईथर्स हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होता है। जब रिजिड होगा, जैसे अगर 4 की हम बात करें, तो ये रिजिडिटी इनमें प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर रिजिडिटी होने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए ये पर्टिकुलर साइज़ का मेटल ही यहाँ पे फिक्स हो पाएगा, इसलिए ये सिलेक्टिव होता है मेटल्स को लेके। 4 लिथियम के साथ स्पेसिफिक है, बॉन्डिंग करता है। जो 5 है वो करता है सोडियम के साथ, और क्राउन 6 पोटेशियम आयन के साथ लिंक करता है, सही बात है। 37वां क्वेश्चन बायो इनऑर्गेनिक से है। इन्होंने बात की है जो हीमोग्लोबिन है उसमें 4 सब यूनिट होते हैं, सही बात है। ईच सब यूनिट में पोरफायरिन रिंग होता है, हिम होता है, हिम ग्रुप होता है जो कि 4 नाइट्रोजन से बाइंड करके रहता है, जिसको हम ग्लोबिन, और एक प्रोटीन से अटैच होता है जिसको हम ग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन, हिम प्लस ग्लोबिन है। हिम मतलब पोरफायरिन रिंग, हिम मतलब पोरफायरिन रिंग प्लस आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो ये इसका मीनिंग है, तो ये बिल्कुल सही है। ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो आयरन से कोऑर्डिनेटेड रहती है। 5th जो नाइट्रोजन होती है वो हिस्टिडीन मॉलिक्यूल की होती है, सही बात है। 6th पोजीशन में या तो ऑक्सीजन होगा या तो वाटर मॉलिक्यूल होगा। ऑक्सीजन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, और वाटर अटैच होता है डीऑक्सी फॉर्म। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में लो स्पिन स्टेट होती है, बिल्कुल सही बात है। लो स्पिन स्टेट होने की वजह से आयरन अपना +2 में ही रहता है, बट इसका कन्फिग्रेशन T2G6 होता है। Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से, क्योंकि ये वाले ऑर्बिटल होते हैं dx² - y² एंड dz², तो यह बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यहाँ पर लेस रिपल्सिव फोर्सेस होंगी, रिपल्शन कम होगी इंटर इलेक्ट्रॉनिक, जिसकी वजह से क्या होगा कि आयरन विल सेटल इनटू द रिंग, ओके, अपने रिंग के अंदर ये चली जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन पूरा सही है, फिट हो जाएगा इसमें। जबकि जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है, हाई स्पिन स्टेट होती है, पैरामैग्नेटिक होती है, सही सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट है कि ग्लोबुलर प्रोटीन में नॉट बी एसेंशियल। तो प्रोटीन हमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर प्रोटीन ना होगी तो आयरन +3 में ऑक्सो डाइमर जब बनाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेमाटिन। जब ये हेमाटिन बनाएगा तो ये रिवर्सिबल होता है, इसलिए इतना ज़रूरी नहीं है प्रोटीन है या ना है, तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि ये गलत बात है। ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। तो यही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। लास्ट ऑप्शन में बोला है कि जो हीमोग्लोबिन का है वो आयरन को पिक करता है, जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, और स्ट्रक्चर एक यूनिट का चेंज होगा, आयरन मेटल रिंग के अंदर चला जाएगा, जिससे कि जो बाकी हिस्टिडीन मॉलिक्यूल अटैच टू इट है वो मूव करेगी, एंड जिससे कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे ग्लोबिन चेन में,
और चेंज से क्या होगा कि जो बाकी 3 यूनिट है उसमें भी चेंजेस आएंगे, कन्फर्मेशन चेंज, जिससे कि उनकी जो एबिलिटी है ऑक्सीजन का इनटेक करने की वो एनहांस होती है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे एबिलिटी एनहांस होती है, इसको इफेक्ट बोलते हैं एक। ये सिर्फ हीमोग्लोबिन में देखने को मिलता है 4 यूनिट में। अगर 1 यूनिट में ऑक्सीजन बाइंड कर जाए तो जो बाकी की 3 यूनिट है वो फटाफट ऑक्सीजन लेती है। 38th क्वेश्चन में पूछा है कि सॉल्वोलिटिक रिएक्शन कौन सा है नॉन एक्वस मीडियम में। सारे नॉन एक्वस में पानी कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सॉल्वोलिटिक बोला है। तो सॉल्वोलिटिक क्या होता है? सॉल्वोलिटिक रिएक्शन में हम लेंगे सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट और यहाँ बनेंगे, चांसेस रहते हैं एसिड प्लस बेस। जैसे एग्जांपल हम लें, अगर आयरन का सॉल्ट हम ले लेते हैं FeCl3 और उसको पानी में अगर डालते हैं तो ये यहाँ पे पार्ट्स में डिसोशिएट होके ये अटैच हो जाता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेता है प्लस HCl। तो एसिड और बेस यहाँ पे कंपैरेटिवली बन जाते हैं। जबकि ये रिएक्शन अगर रिवर्स में हम इसको देखें तो ये रिएक्शन आपका न्यूट्रलाइजेशन है। तो न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा होता है। न्यूट्रलाइजेशन क्या बनता है? न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस कंबाइन करके सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट बनाते हैं। तो यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। जहाँ पे हमें प्रोडक्ट साइड में सॉल्वेंट दिख रहा है तो ये वाली ऑप्शन हमारी नहीं हो सकती, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। 2 रिएक्शन बच गई, इसमें से ये वाले रिएक्शन में सॉल्वेंट आपका फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड है। SbF5 के साथ इसने कंपाउंड बनाया जिसको हमने एसिड लिखा। तो सिंपल एसिड तो नहीं बनेगा, एसिड प्लस बेस बनेगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं है, बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। इसमें सॉल्वेंट डिसोशिएट हो गया। जो सेलेनियम ऑक्सीक्लोराइड है ये हाईली बहुत पावरफुल सॉल्वेंट है, क्लोरीनेटिंग एजेंट हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये राइट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एस ब्लॉक एलिमेंट से है कि जो एल्कली मेटल के सॉल्यूशन होते हैं लिक्विड अमोनिया में वो ब्लू कलर के क्यों होते हैं? ब्लू कलर के क्यों होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कि ब्लू कलर जो सॉल्यूशन का है, चाहे आप पोटेशियम लें चाहे सोडियम लें, कोई भी मेटल आप डिसॉल्व करते हो अमोनिया के अंदर, तो ब्लू सॉल्यूशन जो कलर है वो इंडिपेंडेंट होता है मेटल की। बिल्कुल सही बात है, हमें ब्लू कलर ही दिखेगा चाहे सोडियम लो चाहे पोटेशियम लो चाहे लिथियम लो। सेकेंड है कि जो विजिबल स्पेक्ट्रा है वो सेम होता है, क्योंकि कलर जो होता है वो कुछ कॉमन स्पीशीज़ है जिसको हम सॉल्वोलेटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर आता है, ना कि मेटल की वजह से, इसलिए वो दोनों ऑप्शन आपस में कनेक्टेड है। सी ऑप्शन है कि अगर हम बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया तो पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन अगर हम कंसनट्रेट उसको करें तो पैरामैग्नेटिज्म धीरे धीरे मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं। ये सही बात है, ये भी सही बात है। लास्ट ऑप्शन है कि अगर सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड होगा तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, जबकि ये ऑप्शन नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ या कोई सॉल्यूशन हम लेते हैं वो कैसा रहता है? ये आपका कंसनट्रेशन है, कंसनट्रेशन इधर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम ऐसे मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो कंसनट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी है और इसका वेरिएशन कुछ ऐसा रहता है, इस टाइप का ग्राफ हमें मिलता है। तो जब हम कंसनट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, जब हम कंसनट्रेशन को या आप कंसनट्रेशन देखिए इंक्रीज करके देखिए, ये हाई कंसनट्रेशन है तो यहाँ पर लैम्डा एम लो है, जबकि ये लो कंसनट्रेशन है तो यहाँ लैम्डा एम हाई है। जबकि इसने लिखा है कि जो आपका सॉल्यूशन है अगर वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो तो मोलर कंडक्टिविटी भी आपकी इंक्रीज करती है। तो ये गलत बात है, हमारा राइट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू सो मच।